नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कल विश्व योग दिवस है, आज विश्व शरणार्थी दिवस है। समूची दुनिया में तकरीबन 6.5 करोड़ शरणार्थी हैं। सीरिया सबसे ज्यादा उसमें शामिल है, तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन जिक्र आज दस्तक में इसका नहीं है। जिक्र कल का है, कल विश्व योग दिवस है और इस शर्त के साथ है कि यह सूरत क्या वाकई बदल दिया चाहिए देश में, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां ऐसी है, लगता है हंगामा हो रहा है, सूरत बदल नहीं रही है। तो शुरुआत कर रहे हैं विश्व योग दिवस कल समूची दुनिया में, भारत में भी। लेकिन हम आपको आज लिए चल रहे हैं ऐसी जगह जहां से योग प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिस शख्स ने इसकी शुरुआत की उस शख्स का जन्म स्थान है ये। तो पूरी दुनिया में योग की धूम मची है। चीन की दीवार से लेकर संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर तक और पानी में तैरने से लेकर आकाश में उड़ते हुए लोग योग कर रहे हैं। लखनऊ में कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योग करेंगे, तो पूरे देश में अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में योग दिवस का झंडा बुलंद भी होगा। लेकिन वहां कुछ खास नहीं होगा जहां योग शुरू करने वाले महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ। जी, ये योग सूत्र और महाभाष्य के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि है गोंडर उसी यूपी के गोंडा में है जिस राज्य की राजधानी में कल प्रधानमंत्री योग करेंगे और सीएम भी योग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन राजयोग सिखाने वाले महर्षि पतंजलि के जन्म स्थान पर योग दिवस के अवसर पर कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा, क्योंकि किया ही नहीं गया, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। यानी उपनिषद में वर्णित 4 योग, राजयोग, लय योग, हठ योग और मंत्र योग, और उसी के बाद जिस महर्षि पतंजलि के ग्रंथ योग सूत्र से ही राजयोग का जन्म हुआ, जिसे सभी योगों का राजा माना गया, और 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का आधुनिक अर्थ में प्रयोग आरंभ किया था, उन्हीं की जन्मभूमि पर कल अंधेरा ही रहेगा। और महत्वपूर्ण यह भी है कि श्री पतंजलि जन्मभूमि न्यास केंद्र बीते 2 दशक से योग ऋषि की जन्मभूमि को संरक्षित करके विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ यूनेस्को तक को कई खत लिख चुका है। खत लिखे जरूर गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, यानी कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ प्रयास किया जाता है, इसके लिए काफी प्रयास किया गया। यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को हर जगह 177 देशों ने स्वीकार कर लिया और प्रधानमंत्री और सबको लिखा गया। अब यहाँ चूंकि प्राचीन काल से ऐसे चला रहा है, ये क्षेत्र बहुत अविकसित है, पिछड़ा है। अब जब तक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और जिला शासन नहीं लगेगा, ये विशाल कार्य हो पाना सही संभव नहीं दिखाई दे रहा है। तो योग तो छोड़िए, गोंडा जिले के कोंडर गांव का हाल इतना खराब है, यहाँ ना तो पक्की सड़कें हैं, ना अस्पताल। डिग्री कॉलेज 10 किलोमीटर दूर है और बुनियादी सुविधाएं लोगों को मयस्सर नहीं। किसी तरह से सड़क वड़क बन गई है, लेकिन फिर भी योगी और मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे शौचालय और पतंजलि जन्मभूमि को मतलब कायदे से बनाया जाए, मंदिर बनाया जाए यहाँ पे। वैसे पहले योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री विनोद कुमार सिंह ने कोंडर पहुंचकर ऐलान जरूर किया था कि महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि कोंडर को सरकार विकसित कराएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब यूपी में सरकार बदल गई तो योग दिवस पर योग करने के लिए सीएम भी बेचैन है, लेकिन कोंडर में नहीं, लखनऊ में। और कोंडर में कोई आयोजन नहीं तो मतलब साफ है, महर्षि पतंजलि की याद योग के चाहने वालों को नहीं है और बाकी विरोधियों का विरोध तो कई बातों को लेकर है। तो योग के बारे में मेरा क्या नजरिया है, ये इन चीजों से प्रकट होता है। दिखावे वाली चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोग दिखावे वाली चीजों से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हो, तो भाई उस स्ट्रीम के तो हम है ही नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक त्रासदी तो है, क्या वाकई कोंडर जहां की सड़कों पे चलिएगा तो वह भी योग करने समान हो जाएगा? सूरत बदलनी नहीं चाहिए।
यकीनन बदलने चाहिए। हालांकि इतिहासकारों का एक मत यह भी है कि पाकिस्तान, किसी ने कहा श्रीलंका, वहां है महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान, लेकिन दावा भारत का गोंडा को लेकर ही रहा है और वहां की हालत हमने दिखा दी। लेकिन कहते हैं कि अगर योग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप पीठ और पेट एक सटा लेते हैं तो बेहतरीन योग होता है। यह हठ योग है। और हठ योग में किसे पता था जब हम गरीबों का जिक्र करेंगे तो उनको तो बिना भोजन के पीठ और पेट एक हो जाते हैं। और अनाज चाहिए तो घर पे आपको लिखना पड़ेगा मैं गरीब हूं। रिपोर्ट देखिए। मैं अत्यंत गरीब हूं, मैं अत्यंत गरीब हूं, मैं बेहद गरीब हूं, जी मैं गरीब हूं। यह ऐलान करना पड़ता है। अगर अनाज चाहिए तो दीवार पर लिखना होगा, अन्यथा अनाज नहीं मिलेगा। यानी सार्वजनिक तौर पर पीले रंग से पुती यह दीवार दौसा के बांदीकुई गांव की है। दौसा यानी राजस्थान का इलाका और वहीं का बांदीकुई गांव। छोटे छोटे कच्चे मकान उन गरीबों के हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो सार्वजनिक तौर पर बताना होगा। और उसी के बाद 10 किलो सरकारी गेहूं जो बेशकीमती है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बांटा जाता है। गरीब लोगों को उसी के बाद मिलेगा जब वो घर पर खुदवा देंगे मैं गरीब हूं। तो जिन लोगों को दिया जाता है गेहूं, उनकी पहचान के लिए प्रशासन ने उनके घर की दीवारों पर पुतवा दिया मैं अत्यंत गरीब हूं और एनएफएसएस से राशन लेता हूं। और इस गांव में घास फूस की भी झोपड़ियां हैं, लेकिन वहां आप कैसे लिखेंगे? तो गांव के बीच जो बड़ी दीवार है उसी पर चंद नाम और उकेर दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। और दीवारों पर गरीब गोदने के बाद उनके नीचे परिवारों के मुखिया का नाम लिख दिया जाता है, जैसे ये लिखा है। जाहिर है 10 किलो गेहूं के लिए बेइज्जती सहने की शर्त लगा रखी है प्रशासन ने। कहने को घरों पर ऐसा इसलिए लिखवाया गया ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जिन्हें राशन दिया जाता है। लेकिन संवेदनहीनता की हद यह है कि प्रशासन गरीब को भिखारी सार्वजनिक तौर पर बताने दिखाने से भी नहीं हिचका। तो गरीब ज्यादा गरीब परिवार से उन्हीं के लिए इशू है ये, मतलब ये लिखना गलत है। ये हमारे परिवार के लिए अशब्द का प्रयोग किया जाता है। जो गरीब झोपड़ियों में रहते हैं उनकी झोपड़ियों की बजाय पास की दीवारों पर उनकी गरीबी उकेर दी गई है। और खास बात यह है, सिर्फ ये दौसा जिले के एक गांव का हाल नहीं, सैकड़ों गांव हैं ऐसा ही है। बीपीएल के नीचे रह रहे 50,000 से ज्यादा घरों के गरीब राशन के लिए अपमान का घूंट पीने को मजबूर है। और प्रशासन की संवेदनहीनता का आलम यह कि जिसने विरोध किया उसे अनाज नहीं दिया, और जिसके घर पे खुद नहीं सकता तो वहां पास की खड़ी दीवार पर ही लिखवा डाला कि मैं गरीब हूं, और उसका नाम भी वहां दर्ज है। तो फर्क किसी को नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब के पास कोई चारा नहीं होता। और सवाल पापी पेट का होता है, क्योंकि अनाज नहीं मिलेगा तो फिर पेट और पीठ एक हो जाएंगे। लेकिन ये योग नहीं है बल्कि त्रासदी है। यकीनन यह सूरत भी बदलनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई यह सूरत बदलेगी? क्योंकि सूरत बदलने का जिक्र इतना बार नहीं है। गौरक्षा के लिए देश में कानून भी आ गया, गौरक्षक जगह जगह दिखाई भी देते हैं। लेकिन अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो राज्य बीजेपी की सत्ता है वहां पर, लेकिन गौरक्षक क्यों नहीं है वहां पर? गौरक्षा कानून वहां क्यों मायने नहीं रखता है? यह सवाल है। लेकिन रिपोर्ट देखिए पहले। ये तस्वीर हर उस गौरक्षक को देखनी चाहिए जो मौजूदा वक्त में गौरक्षा का दम भर रहा है। जी, गायों के दोनों पैरों को बांधकर केले के हल्के और खोखले तनों के साथ बांधा जा रहा है। और नदी में इस तरह केले के तने के साथ गाय को भी ढकेल दिया जा रहा है। तना और गाय धीरे धीरे नदी के उस पार पहुंच रही है। और उस पार का मतलब है बांग्लादेश, और इस पार का मतलब है भारत। तो असम के धुबरी जिले के झापसबाड़ी इलाके से गौ तस्कर इसी तरह गायों को बांग्लादेश भेजते हैं और गायों को पकड़कर केले के हल्के और खाली तनों से बांधकर
कालचीनी नदी में ढकेल दिया जाता है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। और जिंदा बेबस गाय असम के धुबरी से नदी में बहते बहते मौत के लिए कालचीनी नदी में तैरते हुए 500 मीटर दूर बांग्लादेश सीमा में दाखिल हो जाती है। पश्चिम बंगाल से गाय लेकर आता है गाड़ी से, ट्रक से, के यहाँ नमाता है। नमा के यह कलजानी नदी पे यह गाय को बांधकर और केले के जो पेड़ से बांधकर अमानवीय तरह से वो नदी में बहा देता है। और उधर जो व्यापारी लोग है उसका कोट रहता है, जो कोट गाय के पीठ में लिखा हुआ है, उस पार का जो व्यापारी है वो पकड़ लेते हैं। ऐसे अमानवीय का तरह यह बिजनेस चल रहा है। और इस तरह गायों की तस्करी किसी से छुपकर नहीं होती, क्योंकि गाय की कीमत बांग्लादेश में ज्यादा मिलती है, तो हर दिन 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा गाय इसी तरह बांग्लादेश भेजी जाती है। तो ऐसे में सवाल 3 है। पहला, जब राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फिर गायों की तस्करी रुक क्यों नहीं रही? दूसरा सवाल, जब बीजेपी की सरकार है तो फिर वहां गौरक्षक जाग क्यों नहीं रहे? क्या असम में गौरक्षकों की नहीं चलती? और तीसरा सवाल, धुबरी के जिस झाबसवाड़ी इलाके में गायों की तस्करी होती है और बांग्लादेश भेजा जाता है, वहां गायों की तस्करी से ही जिंदगी जीने वाले हालात हैं। यानी तस्करी से जो पैसा आता है उसी से पूरा गांव जीता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि असम के धुबरी तक ये गाय हरियाणा, यूपी और बिहार से सड़क के रास्ते पश्चिम बंगाल और फिर असम ले जाई जाती है। यानी जिन राज्यों में गाय और गोरक्षा की धूम है, वहीं से गाय की तस्करी की शुरुआत हो रही है। और तस्करी की साजिश इतनी फुल प्रूफ कि गायों को भेजने में कोड वर्ड का इस्तेमाल होता है। गाय पर उस शख्स का नाम पहले अक्षर में लिखा जाता है जो बांग्लादेश में इन्हें खरीद रहा है। और यह सब कुछ बेरोक टोक जारी है। तो क्या किया जाए? इंतजार किया जाए कि गौ तस्करी रुक जाएगी? तो इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी भी गौ तस्करी जारी है और रोकने वाला कोई नहीं। विश्वजीत के साथ अजय मोरे, धुबरी, आज तक। यकीनन ये सूरत बदलनी चाहिए, यकीनन बदलनी चाहिए। एक और तस्वीर दिखलाते हैं। इस तस्वीर में सूरत बदलने का जिक्र नहीं, 3 दशक पहले के उस गोरखालैंड आंदोलन की एक नई मिजाज के साथ शुरुआत की है, जिसमें जिक्र आंदोलन का कम है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं हजारों हजार बच्चे कैसे फंसे हुए हैं। They just asked whether I'm safe or not and how are the things going on out here. My parents will come if there's no strike, or school will take us to Siliguri. They said to take care of yourself. They worry about it, not going out. इन बच्चों के लिए सिर्फ 10 दिन का खाना बचा है। इन बच्चों की परीक्षाएं बीच में ही रोक दी गई। इन बच्चों की छुट्टियां 23 जून से शुरू हो रही है और इन बच्चों के सामने मुश्किल है, घर कैसे जाएं? इन बच्चों के सामने परेशानी है, अब पढ़ाई हो नहीं रही, घर जा नहीं पा रहे। जी, अलग अलग स्कूलों के बच्चों की ये तस्वीरें दार्जिलिंग की है, जहां स्कूल से बाहर के हालातों को देखिएगा तो हिंसक होते आंदोलन की आग आपको परेशान कर देगी। तो एक तरफ बोर्डिंग स्कूल में फंसे बच्चे और दूसरी तरफ सड़क पर गोरखालैंड को लेकर आंदोलन। और इन हालातों के बीच का सच यही कि सेना और पुलिस के हाथों ही सब कुछ है, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीदरलैंड में है और इलाके के सांसद जो बीजेपी के हैं वो दिल्ली में है और वामपंथी नेतागिरी में कोलकाता में। यानी बोर्डिंग स्कूल में फंसे बच्चों के माँ बाप के सामने मुश्किल यही कि अपने बच्चों को घर लेकर कैसे जाएं। At 23rd, since there is an escort from school, I go from the escort. Parents keep calling me almost every day, and so many calls come a day. Parents are worried. सिर्फ नेपाल ही नहीं, थाईलैंड, बांग्लादेश, कोरिया तक के बच्चे दार्जिलिंग के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ के स्कूलों की पहचान कोई आज की नहीं है। जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता यहाँ चलती थी, उस दौर में यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल बने और पहचान आज तक उन्हीं की है।
तो दार्जिलिंग में नामी गिरामी तकरीबन 15 बोर्डिंग स्कूलों के सामने नया संकट यह भी कि एक तरफ आंदोलन अनिश्चितकालीन दौर में चला गया है और दूसरी तरफ कमोवेश हर बोर्डिंग स्कूल में खाना सिर्फ 10 से 12 दिन का ही बचा है। ये हालात बदलने चाहिए। याद कीजिए 86 का दौर, 1500 से ज्यादा आंदोलनकारी उस वक्त गोरखालैंड आंदोलन के दौरान मारे गए थे। ये हालात वाकई बदलने चाहिए। जिक्र हालात का हो रहा है, लेकिन नए नए हालात कैसे फन काढ़ रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। मैनेजमेंट पास है, लेकिन अदद एक नौकरी चाहिए, चपरासी की चलेगी। पहली तस्वीर ज्योति की है, जो MBA और B फार्मा पास है। दूसरी तस्वीर दिनेश शर्मा की है, जो MA पास है। तीसरी तस्वीर संदीप कुमार की है, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग पास कर चुके हैं। और चौथी तस्वीर प्रदीप कुमार की है, जो ग्रेजुएट है। चारों ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में चपरासी पद के लिए आवेदन किया है। तो जरा इनकी सुन लीजिए। ये बेरोजगारी देश में बड़ी हुई है, इसलिए हमें पीएन का मतलब फॉर्म भरने पड़ रहे हैं सर। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? BA सर, BA प्लस JBT। मेरी क्वालिफिकेशन JBT है और पीएन की पोस्ट के लिए है। अच्छा, JBT तो टीचर के लिए होता है सर? टीचर के लिए तो पोस्ट ही नहीं निकल रही, कहाँ से भरेगी? गवर्नमेंट देती ही कहाँ है, वैकेंसी कम निकालते हैं, फिर रिजर्वेशन भी हो जाता है कुछ हद तक और पैसा भी चलता है, सिफारिश भी चलती है। तो फिर पीएन पोस्ट के लिए डाल दिया। कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो आपने इनकी सुन ली। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में चपरासी पद के लिए 92 सीट है, जिसके लिए आवेदन 22,000 से ज्यादा युवा कर चुके हैं। और आवेदकों में MBA पास हैं, MA पास हैं, BA पास हैं, B.Ed पास हैं, 12वीं पास हैं। हालांकि न्यूनतम क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास ही चाहिए। लेकिन जब राज्य में रोजगार नहीं तो युवाओं को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी बनने में भी गुरेज नहीं। अप्रोक्सीमेट 3,000 रुपये फॉर्म है, ठीक है। क्वालिफिकेशन है, MA भी आए हुए हैं हमारे पास, MBA भी आए हुए हैं और BA तो नहीं है। इसकी क्वालिफिकेशन हमारी मिडिल है। वैसे जानना यह भी जरूरी है कि जिस हरियाणा के हजारों पढ़े लिखे युवा 2 जून की रोटी के लिए चपरासी बनने को बेकरार हैं, उसी हरियाणा के 50 बरस पूरे होने के मौके पर राज्य सरकार 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी की तरह बहा रही है। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक।